मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और वर्ण के सार्थक समूह से बनता है शब्द। और जब ये शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह आपस में मिलता है तब बनता है वाक्य। जैसे अब हम एक वाक्य लिखते हैं, राम पढ़ता है। इस वाक्य में आए सभी शब्द सार्थक। राम पढ़ता है पुस्तक। लेकिन ये वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम नहीं। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ये सार्थक वाक्य है और ये अपने अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इससे ही हमारी भाषा स्पष्ट होती है, क्योंकि हमें अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। और उसमें जो ये भाषा होती है वो हम किससे स्पष्ट करते हैं? अपने भाव और विचार वाक्यों से। तो जो वाक्य होता है उसके अंदर अपने अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद आता है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं। और विधेय जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम गाना गाता है। यहाँ राम क्या है? उद्देश्य। तो गाना गाने की क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है? राम। यानी कि राम के बारे में बताया जा रहा है कि जो राम है वो गाना गाता है। विधेय राम गाना गाता है। गाना गाता है यहाँ विधेय किसकी विशेषता बता रहा है? गाना गाता है उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है? राम। विधेय होता है वो उद्देश्य की विशेषता बताता है। इसके बाद आता है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राजू का भाई राम मधुर गीत गाता है। मधुर गीत गाता है। इस वाक्य में हम देखते हैं राजू का भाई राम। राजू का भाई राम, ये क्या है? हमारा उद्देश्य। और मधुर गीत गाता है, यहाँ हमारा विधेय क्या था? गाना था। तो यहाँ जो राजू का भाई राम है, जो गाने की क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम। लेकिन राजू का भाई राम, राजू का भाई क्या है? उद्देश्य का विस्तार। इसी प्रकार मधुर गीत गाता है, यहाँ गीत की विशेषता बता दी क्या? कि मधुर गीत गाता है। तो ये क्या है? विधेय का विस्तार। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार
आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, साधारण शब्दों में जो बात कही जाती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, राम बहुत बीमार है। इन वाक्यों में जो कार्य हो रहा है वो साधारण अर्थ में। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, मनाही वाला वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में किसी कार्य के निषेध होने का भाव हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हो, आज हम बाजार नहीं जाएंगे। ये दोनों वाक्य निषेधवाचक वाक्य हैं। इनसे हमें कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में हमें किसी कार्य के उपदेश, आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना आदि का बोध हो, वहां आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे पुस्तक को मेज पर रख दो, तुम अपना गृह कार्य करो। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, जैसे कि उसके नाम से ही बोध हो रहा है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आज तुम कहाँ गए थे, आशा ने कार्य क्यों नहीं किया। इनसे हमें प्रश्न करने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में ईश्वर से कोई प्रार्थना, कामना की जाए उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। दीर्घ, यहाँ जो दीर्घ आयु शब्द है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, दीर्घ और आयु। संधि हो गई है दीर्घ और आयु, अ और आ मिलकर आ हो गई। दीर्घ, दीर्घ क्या होता है, बड़ी, यानी कि लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई है, और इसे हम रखते हैं इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों से संदेह का भाव उत्पन्न हो वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी। इन वाक्यों में संदेह। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य की क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि मेहनत करते तो परीक्षा में पास हो जाते, यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगी। इन वाक्यों में जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें हर्ष, शोक, दुख का भाव हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, क्या गोल किया है, आह कितना सुंदर फूल है। इन वाक्यों में हमें विस्मय यानी कि हैरानी, शौक, हर्ष आदि का बोध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगला है केशव और श्यामा में बहुत मित्रता है। मैं केरल जा रही हूँ, आज मेरे पिताजी को बुखार है।
इन वाक्यों में हम देखते हैं कि इनमें एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यहाँ गांधी जी हमारा उद्देश्य है और विधेय क्या है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। केशव और श्यामा में बहुत मित्रता है। केशव और श्यामा क्या है हमारा उद्देश्य। मैं केरल जा रही हूँ, यहाँ मैं क्या है उद्देश्य। आज मेरे पिताजी को बुखार है। आज मेरे पिताजी को बुखार है। तो इन वाक्यों में हम देखते हैं कि जो सरल वाक्य होते हैं उनमें एक ही उद्देश्य तथा विधेय होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, अर्थात ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे वाक्य जो किसी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, गरिमा घर का सारा काम करती है। यहाँ हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है और स्कूल भी जाती है। ये अलग वाक्य, दोनों और समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए। प्रातः सूर्य उदय हो रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। यहाँ भी दो वाक्य है जो और समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए। आज मोहिनी सभा में भाषण देती, परंतु उसका गला खराब है। मुझे डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए अस्पताल जा रही। तो यहाँ हमने देखा जो संयुक्त वाक्य है उसमें दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक वाक्य द्वारा जुड़े होते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उसके ऊपर आधारित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आधारित यानी कि उसके ऊपर आश्रित होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है। जैसे मैंने एक कार खरीदी जो बैटरी से चलती है। मैंने एक कार खरीदी, किससे चलती है? जो बैटरी से चलती है। यदि जल्दी ऑफिस जाना चाहती हो तो स्कूटी ले जाओ। तो मुझे पता था क्या कि आज वह नहीं आई। जब मान्या गाती है तब संजू नाचती है। तो इन वाक्यों में हमने देखा जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्राय क्योंकि, कि, जो, यदि आदि से आरंभ होते